हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो केमिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन भाई जो बच्चे भी 6th सेमेस्टर में हैं, इसके अलावा भाई फिजिक्स में भी कई जगह पे आपको सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर वन शॉट हम बना रहे हैं 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के लिए। बाकी जिन लोगों में भी रेडियो एक्टिविटी हो उनके लिए ये पूरा वन शॉट बहुत काम का है, चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वन शॉट को। और उससे पहले भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो सब्सक्राइबर्स लोग बढ़ा रहे हैं। आइए सर जी, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। देखो भाई, हम आपको कहानी की तरह सारी चीजें बताएंगे, 1 to 1 आप समझते चले जाइएगा। देखो, एक आदमी था, उसका नाम था हेनरी बैकुरल। क्या नाम था बोलो? हेनरी बैकुरल। बोला करो यार, हेनरी बैकुरल। तो हेनरी बैकुरल ने क्या करा भैया, टहलते हुए जा रहे थे, देखा यार कुछ पत्थर पड़े हुए मिल गए, उन पत्थरों को उठा लाए, उठा के प्रयोगशाला में लैब में लाके रख दिया आके। देखा यार उसके पड़ोस में फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी, काली हो गई यार। तो इनने कहा प्रकृति में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनसे एक प्रकार की इनविजिबल यानी अदृश्य किरणें निकलती जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सामने रखी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। बोले इस प्रकार की किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहेंगे, जिनसे निकली उन्हें रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे, और उनकी इस प्रॉपर्टीज गुण को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। भाई सीधी सी बात है। तो कोई कहे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, तो भाई हेनरी बैकुरल ने करी। ठीक है, तो हेनरी बैकुरल ने बताया कि नेचर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टोन्स या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनमें एक प्रकार की इनविजिबल रेज निकलती रहती हैं। ये सामने रखी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इन रेज को रेडियो एक्टिव रेज तथा जिन सब्सटेंसेस से ये निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इनकी इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। भाई ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। अगर कल भी पेपर है तब भी आप लिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भैया? कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। उन पदार्थों को, उन सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। भाई ठीक है, उसके बाद ये तो नेचुरल हो गई भाई, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, पड़ा मिल गया, उठा लाए पत्थर। लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है। इसके बारे में बताया भाई किसने? तो स्टेबल एलिमेंट्स को हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी बमबारी करा दी। कोई विचार, देखो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या? रेडियो एक्टिविटी का मतलब अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है? घड़ी ले आया भैया, जैसे मेरी घड़ी यहाँ कहीं पड़ी होगी, उसमें रेडियम है। तो रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखना होगा पुराने जमाने में हम लोग रेडियो वाली, जो इस तरीके की रेडियम वाली घड़ी लाया करते थे, धीरे धीरे करके भैया वो चमकना बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी खत्म, अनस्टेबल है, धीरे धीरे करके खत्म हो गया, लाइफ उसकी खत्म हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उन पे हाई एनर्जी का प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी बमबारी करा दो तो क्या होगा? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी पाए भी जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और हम लोग प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बमबारी करा करू के स्टेबल से अनस्टेबल एलिमेंट्स, यानी सरल भाषा में कहें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग बना सकते हैं। ये नेचुरली नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें क्या कह देंगे? मैन मेड कह देंगे, या फिर सर जी आर्टिफिशियल कह देंगे। ठीक है, इस फिनोमिनन को सबसे पहले आई क्यूरी और एफ जूलियट ने बताया था। तो यानी यहां पे आपने रेडियो एक्टिविटी समझ ली। एक नेचुरल है जिसके बारे में हेनरी बैकुरल ने बताया, दूसरा आर्टिफिशियल है कि भैया जबरदस्ती करेंगे, प्रोटॉन लाएंगे, न्यूट्रॉन लाएंगे, बमबारी करवाएंगे, रेडियो एक्टिव बनाएंगे उन्हें। भाई सीधी सी बात है, जैसे इन्होंने दिखाया कि भैया ये कौन है, तो भैया ये है 13 एल्यूमिनियम 27। बोले एल्यूमिनियम है ये, ठीक। बोले एल्यूमिनियम के ऊपर हम अल्फा कणों की बमबारी करवाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की इन पे बमबारी करवाई। कौन बन गया भैया? 15 फास्फोरस 30 बन गया। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब रेडियो एक्टिव है, मोटा मोटा कहें तो भैया। साथ में न्यूट्रॉन बनाइए, देखो अनस्टेबल है, 15 P30। इसकी अर्ध आयु कितनी? टी हाफ का मतलब इसका हाफ लाइफ कितनी है? 3.25 मिनट में ये आधा खत्म हो जाएगा। भाई ठीक है, क्या बनाएगा? सिलिकॉन बनाएगा, साथ में पॉजिट्रॉन बनाएगा। यानी ओवरऑल आपको बात समझनी पड़ेगी कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो समय के साथ साथ खत्म होते जाते हैं। एक टाइम आता पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। जब वो आधे खत्म हो जाते हैं उसे उनकी हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। भाई ठीक है, नहीं बुढ़े लोग कहते हैं आधी कट गई, आधी रह गई। हाँ बुढ़े मतलब 70 की, अपनी आधी कट गई। अबे आधी नहीं, तुम्हारी पूरी कट गई। बोनस में चल रहा है, जैसे हम हैं, हम अपनी एज 50 मानते हैं। भाई ठीक है, और अभी के करीब मेरे पास मेरी एज कितनी? 28 के करीब है। तो इसका मतलब हम कहें कि मेरी लगभग आधी कट गई,
तो चलेगा भैया, ठीक है। अब कोई अगर ये कहे आके कि हमारी आधी कट गई और है वो 70 का, तो भैया बोनस में चल रहा है यार, 50 के ऊपर जो चल गया वो सब बोनस में चल रहा है, ठीक। तो ये क्या है, अनस्टेबल आइसोटोप है, अनस्टेबल समस्थानिक है, जो कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये रेडियो आइसोटोप जो होते हैं कहां इस्तेमाल होते हैं, बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करे जाते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करे जाते हैं, मेटलर्जी समझते हो भैया, किसी धातु को निकालने में, धातु की खोज करने में, तो मेटलर्जी वगैरह में यूज करे जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स की अगर बात करें तो भैया इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव है वो भी ये वन शॉट देखा करो। क्यों, बेकुरल किसकी यूनिट है, हेनरी किसकी यूनिट है, पता क्यूरी किसकी यूनिट है भाई, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। जब हम 12th में थे तो वहां पे पेपर आया था क्यूरी किसका मात्रक है, तो रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक होता भाई, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भाई, बेकुरल होती है, क्योंकि बेकुरल ने खोज करी तो उनके नाम पे बेकुरल है। या फिर एक बेकुरल क्या होता है, एक डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकंड। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना भाई, ठीक है। एक क्यूरी किसके बराबर है, 3.7 गुणे 10 की घात 10 बेकुरल के, क्योंकि भाई क्यूरी ने भी थोड़ा बहुत तो बताया है, तो उनके नाम पे भी मात्रा लिखा जाएगा, थोड़ी बहुत उन्हें भी इज्जत दी जाएगी। तो एक क्यूरी इतने बेकुरल के बराबर होता है, कितना, 3.7 गुणे 10 की घात 10 बेकुरल भैया, ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो यहीं पे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। जो लोग यूट्यूब पे भी ये वन शॉट देख रहे हो तो ये पीडीएफ टेलीग्राम BD BSc पे मिल जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ ली, उसकी यूनिट्स पढ़ ली, क्या यूनिट है, बेकुरल है, हेनरी है, इस तरीके की इसकी यूनिट्स होती हैं भाई, ठीक। फिर आ गया डीके काइनेटिक्स एंड हाफ लाइफ पीरियड, यानी इसका जो डीके हो रहा है, ये जो खर्च हो रहा है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, वो किस तरीके से खत्म होंगे, उसमें जो आधा टाइम लगेगा खर्च होने में उसे हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे, वो क्या होगा, इन सब चीजों पे 1 to 1 बात करेंगे भाई। तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके का रेट इसके टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पर डिपेंड करता है। सुनो भैया, जैसे आज रियलिटी बता रहे, चलो वीडियो में बताया जा रहा है, आज जो है मैं पैसे की बहुत जरूरत है। क्यों, एक जगह से पेमेंट आने को था, नहीं आ पाया, लेकिन हमें एक जगह पेमेंट देना है, लगभग 1.5 लाख रुपए देना है, तो थोड़ा सा हम टेंशन में थे, ठीक है। फिर हमने चलो यार, हमने फोन करा, हमने भैया ऐसा आज पेमेंट नहीं आ पाया, कल आएगा तब ले लेना। तो जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो खर्च करोगे ना। तो जितने नंबर ऑफ एटम आपके पास हैं वो खर्चा पे डिपेंड करेंगे। खर्चे को लिखेंगे कैसे, जरा जी देखना, हमने लिखा dN/dt, जरा समझना, बहुत आराम से समझना। रदरफोर्ड सोडी ने यह नियम दिया था भैया, हमने लिखा dN/dt, ठीक। अब ये dN/dt क्या है, n माने वो पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हैं जो मेरे पास हैं, ठीक, जिन्हें हम खर्च करेंगे। टी जब भी कभी समय यानी बट्टे में हो तो उसे रेट कहते हैं, दर कहते हैं, यानी इतने टाइम में इतना खर्च हुआ, ठीक। 1 मिनट में इतने 10 खर्च हो गए, ये 2 आप अंदाजा लगा लोगे, 2 मिनट में इतने, 1 घंटे में, किसी ना किसी तरह नापोगे ना, तो 1 मिनट में कितने खर्च हुए, 1 सेकंड में कितने खर्च हुए, इसे रेट बोलते हैं भाई, ठीक है। अब खर्च हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो माइनस dN/dt। अब भैया फाइनल ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं, इतना तो यार हम ले सकते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, माइनस का मतलब खर्चा हो रहा है, ये एटम्स हैं, ये उसका रेट है, यानी माइनस dN/dt का मतलब है कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा भाई, n पे डिपेंड करेगा, जितने टोटल नंबर है पार्टिकल उन्हीं में से तो खर्च होगा ना। तो हमने लिखा dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, यानी जितना हमारे पास पैसा है ये उसके खर्च होने की दर है भाई, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट मतलब निशान हटा दिया हमने, इसकी जगह पे लैम्डा लगा दिया। लैम्डा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सरल भाषा में कहें समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगाया, जिसे हम लोग कहेंगे वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज द डीके कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्षय नियतांक या डीके कांस्टेंट कहते हैं कि भैया समय के साथ साथ आप खर्च होते जा रहे हो, तो इतना भैया आप ये नियतांक आपको मानना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास ये जो चल रही है, ये वैल्यू जो चल रही है, इसका हम कर देंगे समाकलन। भाई तुम लोग केमिस्ट्री वाले हो सकता कुछ को ना पता हो, तो हम लोग dN को एक तरफ करेंगे, देखो n को नीचे ले आएंगे, बराबर में माइनस लगा देंगे, लैम्डा लिख देंगे, dt लिख देंगे, देखो nn वाले एक तरफ, बाकी भैया जो भी काले पीले हैं वो सब एक तरफ, ठीक। अब 1/n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log n होता है, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट है, यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा, सिर्फ t बचेगा, देखना कैसे। तो हमने इंटीग्रेशन करा, देखो 1/n, देखो यहां पे n नीचे आएगा तो 1/n log n हो जाएगा, माइनस उधर लगा दिया, लैम्डा लिख दिया, t लिख दिया, क्योंकि d का क्या हो गया, t हो गया। फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर जी डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं करा। देखो जो है dN बटे में ले आएंगे n, बराबर में क्या करेंगे, माइनस का लैम्डा dt, समाकलन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा log n, ठीक।
बराबर माइनस ऐसे रहेगा, लैम्डा ऐसे रहेगा, इसका समाकलन करेंगे, सांप से डी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा टी प्लस समाकलन नियतांक सी लगाएंगे। तो इस तरीके से भैया ये कांस्टेंट करा है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट आ गया है, समाकलन नियतांक आ गया है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, इसकी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करने के लिए शुरुआत में जाया जाता है, शुरुआत में जाएंगे कि जब कभी भी टी का मान 0 था। कैसे शुरुआत में जाएंगे कि जब समय शुरू ही नहीं हुआ। यार अब कुछ लोग कहेंगे सर जी समय कैसे 0 हो सकता है? अबे भैया मेरे पास, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, खर्च करने का समय शुरू होता है अब, तो यहां तो 0 है ना, 0 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में 50,000 उड़ गए ऐसे। तो भैया यहाँ पे टी का मान जितो जब भैया टी का मान 0 का मतलब जब शुरू ही नहीं हुआ था खर्चा होना, तब n नहीं था, तब शुरुआती मात्रा मेरे पास कितनी थी? n0 मेरे पास शुरुआती मात्रा थी, ठीक। फिर हमने इसमें से खर्चा करना शुरू कर दिया, n0 के लिए हो रहा है मतलब 0 टाइम पे मात्रा मेरे पास मान लिया इतनी थी, ठीक। तो हमने लिख दिया भाई, इस वाले में मान रखेंगे कि log n की जगह n0 रख देंगे, t की जगह 0 रखोगे जी तो 0 हो जाएगा, तो c का मान log n0 निकल के आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा? log n0 आ जाएगा। इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आएगा log n बराबर माइनस का लैम्डा t प्लस c की जगह पे आ जाएगा log n0 भाई, ठीक। अब जब भी कभी log n0 को इधर लेके आएंगे तो क्या होएगा? log m माइनस का log n हो जाएगा। तो log m इसे इधर लाएंगे माइनस का n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है कि ये जो पहले चल रहा है उसे ऊपर लिख देते हैं, जो बाद में चल रहा है उसे नीचे लिख देते हैं। जब भी कभी इधर से log हटाते हैं तो इधर वाला जो वैल्यू होती है वो e की पावर में आ जाती है। यहां से log हटाया, e की पावर माइनस लैम्डा टी हो गया, n0 को उधर भेज दिया तो n बराबर n0 e की पावर माइनस का लैम्डा टी हो गया। दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड सोडीज लॉ। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड सोडी ने बताया। तो अगर अलग से भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। अब जो मेरे पास इक्वेशन है हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखना। लैम्डा टी हमने ऐसे लिख दिया, ये जो माइनस है, अब अगर इस माइनस को हम हटा के इधर ले आए इनवर्स में भैया पावर में, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो हमने माइनस को हटा दिया, n0 ऊपर लिख लिया, n नीचे लिख लिया, पलट दिया भैया, ठीक, क्योंकि log की पावर -1 में आगे आ जाता भाई, ठीक। तो माइनस हमने हटा दिया, n0 अपान n लिख लिया भाई, ठीक। जब तक ये यहां पर ऐसे ही चल रहा है, ये नॉर्मल लॉग है। इसे आप ln से भी लिखा देखोगे कई किताबों में, ऐसे नहीं लिखा होगा, उनने कैसे लिख दिया होगा? ऐसे लिख दिया होगा। ln का मतलब नॉर्मल लॉग होता है। जब कभी भी नॉर्मल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो भैया गुणा करते हैं 2.303 से। तो हमने नॉर्मल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करा, 2.303 से गुणा कर दी, ठीक। फिर हमने लिखा कि अगर समय हो आधा, समय हो आधा का मतलब t का मान हो t हाफ, t का मान t हाफ का मतलब क्या? समय हो आधा, आधा समय खर्च हो गया तो मात्रा भी रह जाएगी आधी। अभी बता रहे शुरुआत में मात्रा कितनी मानी थी? n0, आधी रह गई मतलब n0 अपान 2 रह गई। अबे किसी का आधा करना होगा, कैसे करोगे? 2 से भाग दे दोगे। 10 का आधा कितना होता है? 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10, 5 होता है भाई, सीधी सी बात है। तो जब समय हो गया आधा तो t की जगह पे t हाफ लिख दिया, तो मात्रा भी हो गई आधी, तो n की जगह n0 अपान 2 लिख दिया। n0 कट गया, 2 ऊपर जाएगा, log 2 की वैल्यू होती 0.3010, 2.303 चल रहा बटे में लैम्डा चल रहा है। तो यानी इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो आएगा t हाफ बराबर 0.693 अपान में लैम्डा, या फिर लैम्डा ऊपर लिख लो, t हाफ नीचे लिख लो। इस तरीके से ये आ गया डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड के अंदर रिलेशन। अगर इसकी मीन लाइफ यानी एक औसत आयु निकाली जाएगी तो औसत आयु होती है डीके कांस्टेंट की उल्टी। यहां से लैम्डा का मान अगर रखें तो 0.693 बटे टी हाफ आएगा, टी हाफ ऊपर चला जाएगा और एक को इससे भाग दोगे तो आएगा 1.44। यानी जो औसत आयु होती है वो होती है, उसे आप टाउ बार से लिख लो या जिससे भी लिख लो, बराबर 1.44 और गुणे में क्या होता है भाई? टी हाफ हो जाता है, ठीक है सर जी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेडियो एक्टिव डिके या सोडी फजान ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। सुनो, डिके का मतलब क्या है? कहते हैं ना, ये फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट डिकेज विद द पासेस ऑफ टाइम। भैया आज से हम 10 साल पहले के अपने फोटो देखते हैं, जब 15, 16, 17 साल के थे, बड़ा वीआईपी फोटो डालते थे। फिजिकल ब्यूटी आज की डेट में भैया इट डिकेज विद द पासेस ऑफ टाइम। जो आदमी फिजिकल ब्यूटी पे उड़ रहा है या फिजिकल ब्यूटी देख के किसी से प्यार कर रहा है, एक दिन रोएगा भैया, सीधी सी बात है। तो डिके तो सबका होना है भाई। तो रेडियो एक्टिव डिके कैसे होगा? सोडी फजान रसल ने समझा दिया कि भैया जब भी कभी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम है, ठीक है, एक्टिनियम है, का डिसइंटीग्रेशन होता है जब एक स्टेबल सब्सटेंस प्राप्त नहीं हो जाता। तो हम आपको समझाते क्या भैया, हेनरी बैकुरल ने क्या कहा
कि कुछ किरणें निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला करे दे रही हैं। तो सोडी फजान रसल ने कहा कि भैया जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल निकलेंगे, गामा पार्टिकल जो निकल रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि यह हो कैसे रहा है। तो इन्होंने कहा सुनो, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसका मतलब होता है 2He4। क्या होता है भैया? 2He4। तो बोले अगर किसी में से भी 2He4 निकले मतलब अल्फा निकलेगा तो उसमें नीचे 2 की कमी हो जाएगी, ऊपर 4 की कमी हो जाएगी। जो नीचे लिखा होता है यह परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है भैया। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है भैया? परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है भाई। तो इन्होंने कहा अगर अल्फा निकलेगा तो हमेशा भैया नीचे 2 निकलना है तो 2 की कमी हो जाएगी, ऊपर 4 निकलना है तो 4 की कमी हो जाएगी। बोले ऐसे ही जब बीटा निकलेगा तो नीचे 1 बढ़ जाएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होएगा। बोले गामा में कोई चेंज नहीं, जो बाबा आदमी है केवल एनर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे हुआ भाई? जो भी यूरेनियम एक्टिनियम डिसइंटीग्रेशन होता है जब तक एक स्टेबल सब्सटेंस नहीं बन जाएगा। स्टेबल किसे मान लिया? इन्होंने कहा कि भैया 82 पीबी जो है, 82 पीबी 206, बोले 82 नंबर पे जो लेड होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इससे कम वाले जितने हैं फिर वो सब स्टेबल है भाई, ठीक है। इससे ऊपर वाले सब अनस्टेबल है, सब रेडियो एक्टिव है, चाहे वो 82 पीबी है, ठीक है। उसके बाद 83 नंबर पे बिस्मथ है, 84 पोलोनियम है, जो भी है यार भाई, बोले सब 82 से ऊपर वाले सब अनस्टेबल है भाई, ठीक। तो इन्होंने कहा यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी। इसके लिए इन्होंने क्या करा? इसे समझाने के लिए सोडी फजान ने एक रूल दिया, जिस रूल के अकॉर्डिंग, क्या रूल है भाई? जो भी हमने आपको बताया कि जब एक अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एटम से एमिट होता है या निकलता है तब इसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट्स की कमी हो जाती है। सीधी सी बात है, जो नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर वो कितना कम हो जाएगा भाई? उसमें 2 की कमी हो जाएगी। और जो ऊपर एटॉमिक वेट है उसमें 4 की कमी हो जाएगी। अभी जो 84 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में है, जब इसमें 2 की कमी हो जाएगी तो जो 82 नंबर पे रह जाएगा भैया, ठीक। तो हमने लिख के दिखाया, जैसे 84 पोलोनियम 215 है, इससे एक अल्फा कण निकला, तो जाहिर सी बात अगर अल्फा निकला मतलब 2He4 निकला, तो नीचे कितने? 2 की कमी होगी, तो भैया 82 रह गया। अब 82 नंबर पोलोनियम थोड़ी होता है, 82 नंबर लेड होता है, पीबी। जब तक पीबी तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक टूटता रहेगा भाई, लगातार विखंडन होता रहेगा। ऊपर 215 से रह गया कितना? 211 रह गया भैया, ठीक। इस तरीके से चीजें चलती हैं। बोले जब बीटा डिके होगा, देखो जब एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। बोले बीटा में 1 बढ़ जाएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, जिससे पीरियोडिक टेबल में ये 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। जैसे ये भैया है 82 पीबी 206, क्या है ये? 82 पीबी 206, इससे 1 बीटा निकला, तो 82 नीचे 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 83 हो गया, ऊपर मेरे भाई नो चेंज रहेगा। तो जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इन्होंने कहा नीचे भैया 1 वृद्धि हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर एक गामा पार्टिकल एमिट होगा तो पेरेंट एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वो था वैसा ही निकल जाएगा। हम कहते हैं इसमें से गामा निकाल दो भैया, कुछ नहीं, जैसे यहाँ है वैसे ही है, इधर भी हमें मिल जाएगा। यानी गामा केवल एनर्जी है, सभी को पता होना चाहिए भाई, ठीक। फिर आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिशन क्या है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया। विखंडन मतलब टूटना होता है, छोटे क्लास से पढ़ा हुआ है। जब एक बड़ा और भारी नाभिक छोटे छोटे कणों में टूटता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटेगा, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिशन कहेंगे भाई, ठीक है। जैसे भैया ये इसकी किसने बताया था? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने बताया था। यहां लिखा नहीं है, पता होना चाहिए। ऑटो हॉर्न स्ट्रॉसमैन ने क्या बताया? जब ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज आपके लिए लेके आएंगे तो ये सब बताएंगे, सब काम का है कि भैया ये कौन है बताओ? 92 यूरेनियम 235 है, इस पे हमने कौन? 0N1 न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई। एक न्यूट्रॉन इस पे आए, ये 2 हिस्सों में टूट गया, ये देखो 2 हिस्सों में टूट गया। साथ में कितने न्यूट्रॉन बने भाई? 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हुई और ऊष्मा निकल गई बहुत सारी। तो जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने बताया कि जब एक हैवी न्यूक्लियस को स्मॉल न्यूक्लियाई में तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, इस फिनोमिनन को हम लोग न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। जब इन पर थर्मल न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट, विकल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, से पूछेगा कि भैया न्यूक्लियर फिशन में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं भैया, की बम्बार्डमेंट की जाती है। फिशन के रिजल्ट में लार्ज एनर्जी रिलीज होती है। जैसे 92 यूरेनियम 235 को अगर तोड़ें तो कितनी? 200 MeV, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है भाई, ठीक है।
इस प्रोसेस में दो प्रकार के न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, एक प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन होते हैं, एक डिलेड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत वाले, जो 10 की घात माइनस के 14 सेकंड के अंदर ही निकलने लगते हैं, भैया निकल जाते हैं, उन्हें प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। और एक होता है डिलेड, जो प्रोसेस चलता रहेगा, निकलते रहेंगे। ये देखो, ये न्यूट्रॉन 10 की घात माइनस 14 सेकंड के अंदर ही एमिट होते हैं, जिन्हें प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लगभग 99.36% जितने हैं सारे के सारे लगभग क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये न्यूट्रॉन्स लॉन्ग टाइम तक निकलते रहते हैं। केवल 0.64% जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिलेड न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन, जो अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो सारी चीजें छांट के 1 to 1 लेके आ रहे हैं। ये देखो टाइम लगता है इन सब चीजों में, लेकिन इस बात की गारंटी है मजा आ रहा होगा, यहां तक सब समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा गामा आपसे पूछ सकता है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे चुटकियों में याद करो, छोटे बच्चे नहीं याद करते भैया, एक के संग में दो फ्री। बताओ, अल्फा के ऊपर प्लस का 2e चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, गामा भैया बाबा आदमी है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता भाई, ठीक। जब इनके ऊपर चार्ज है तो इन्हें विद्युत क्षेत्र में ले जाओ, ये मुड़ जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ मुड़ेंगे, माइनस वाले प्लस की तरफ मुड़ेंगे। ये माइनस है तो ये भी मुड़ जाएंगे, ये नहीं मुड़ेंगे भैया, बाबा आदमी इन्हें के देखो भैया, हम ना प्लस है ना माइनस, किसी तरफ नहीं मुड़ते, सीधे चलते। काक चेष्टा बको ध्यानम, उतना ही बको जितना कर सको जानम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का ये मैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रिक में मुड़ रहा है तो मैग्नेटिक में भी मुड़ेंगे, नॉर्थ साउथ की तरफ कहीं ना कहीं, ये भी मुड़ जाएंगे। ये भैया भाई काक चेष्टा बको ध्यानम, उतना ही बको जितना कर सको जानम। इनकी भैया इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी, क्योंकि वजन है ज्यादा। अल्फा पार्टिकल्स का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, देखो इनका मास बहुत ज्यादा हो, ज्यादा वजन है तो तेज दौड़ नहीं पाएंगे, तो पेनिट्रेशन मतलब कोई सीट वगैरह उसमें घुस नहीं पाएंगे। गामा का वजन होता है बहुत कम, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है भाई, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन सकते हैं। सारे के सारे फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं। फिजन अभी पढ़ा, फिशन मतलब होता है विखंडन यानी टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना भैया, ठीक। फिशन पे कौन आधारित होता है, जैसे एटम बम है, परमाणु बम है भैया, वो विखंडन पे आधारित होता है। ये फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब क्या है, संलयन, जुड़ना। इस पे हाइड्रोजन बम आधारित होता है। ये सब बता रहे हैं, शॉर्ट में सुनो, शॉर्ट नोट में लिखो, विकल्प में ये सब काम में आएगा भाई। फ्यूजन क्या होता है, जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे, एक बड़ा और भारी नाभिक बना लेंगे, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, जैसे 1H2 1H3 दिलवा दिया भैया, ठीक। 1H2 कौन है बताओ, 1H2 ड्यूटीरियम है, 1H3 ट्राइटियम है, दोनों मिले कौन बन गया, 2He4, एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना है जिसका नाम क्या है, हीलियम का नाभिक है भैया। संग में एक न्यूट्रॉन निकला और एनर्जी निकल गई। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया, ठीक है। उसके बाद आपसे रिएक्शंस कंप्लीट करने को कह सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट करो, तो बहुत आसान तरीका है, 9th क्लास से आप लोग सीख रहे हो, गिन लिया करो। जैसे मान लिया यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है, तो देखा 7 और 2 9, यहाँ पर 8 ही है तो यहाँ 1 लिख लिया, जाहिर सी बात है, 8 और 1 9 होगा। जब ये 1 है तो 1 नंबर हाइड्रोजन होता है, फिर 14 और 4 18, यहाँ 17 ही है तो जाहिर सी 17 और 1 18 बच जाएगा, ऐसे भर जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे 1 और 1 2, यहाँ 2 है, मतलब नीचे 0 आ जाएगा। 3 और 2 5, ऊपर 4 है मतलब 1, यानी ये न्यूट्रॉन होगा 0N1। इस तरीके से रिएक्शंस को आप भर सकते हो। उसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी आधी आयु खर्च होने में जितना टाइम लगेगा भैया, उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। K बराबर 0.693 पॉइंट T हाफ होता है, डीके कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, राइट द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम ईच न्यूक्लियाइड, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक रिएक्शन आपको दे दी, अब आप समझ जाओगे भैया 90 थोरियम 231 है, 91, अब यहां पे देखो 90 से 91 हो गया, समझ गए होगे, अभी बताया। जब नीचे एक बढ़ेगा और ऊपर नो चेंज रहेगा तो यहां कौन निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा। यहां 91 से 89 रहेगा, 2 की कमी हो गई, जब कमी होएगी और ऊपर 4 की कमी हो गई तो कौन निकलेगा, अल्फा निकलेगा। तो पहला वाला बीटा है, दूसरा वाला अल्फा है भाई। इस तरीके से आप भर सकते हो सर जी, ठीक है। उसके बाद आ गया रेडियो कार्बन डेटिंग। देखो भैया होता क्या, कार्बन है, जैसे कार्बन का होता, हम आपको समझाते हैं। कार्बन के समस्थानिक यानी क्या आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का नॉर्मली नंबर परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक वेट, लेकिन भैया C13 भी बनता है, C14 भी बनता है। तो ये जो C14 वाला समस्थानिक है, इसकी एक लिमिटेड आयु होती है, ठीक है। तो अब समस्थानिक समझ रहे हो, आइसोटोप। तो हमने देखा यार कोई पेड़ पुराना मरा पड़ा हुआ है, तो अब हम उसकी जांच करेंगे, देखेंगे उसमें C14 कितना रह गया है। अब मान लिया C14 रह गया 10%, तो हम अंदाजा लगा लेंगे यार इसकी इतनी आयु रही होगी, इतना 90% खत्म हो गया, मतलब इतने साल पुराना ये
कौन है ये इतने साल पुराना? ये पेड़ है, कोई पेड़ है, कोई जीव है, कोई भी जो भी ऐसी वस्तु है इसके बारे में हमें पता करना है तो C14 की कितनी मात्रा बची है उतना टाइम हो गया भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। जैसे पुराने जमाने में रेत वगैरह भर के नहीं चलता था कि एक तरफ की रेत पूरी गिर जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, तुमने एक सेट कर दिया 1 घंटा हो गया, फिर पलट के रख दिया, इस तरीके से। तो इस प्रोसेस के द्वारा कोई पेड़ है, पौधा है, जीव है, इसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें किसी सैंपल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 की मात्रा को कैलकुलेट करके सैंपल की एज को कैलकुलेट करा जा सकता है भैया, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस हैं, कई सारे एप्लीकेशन, जैसे जियो केमिकल रेडियो कार्बन डेटिंग ही एक इसका एप्लीकेशन है। उसका एनर्जी टैपिंग करने के लिए, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ट्रेसर स्टडीज, मतलब कुल मिला के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें ट्रेस करने के लिए, मेडिसिन के लिए, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए रेडियो एक्टिविटी का यूज करा जाता है। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है न्यूक्लियर रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के बीच। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो नाभिकों के बीच होंगी, कुछ टूटेगा, नया नाभिक बनेगा, नाभिक पे फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम्स के न्यूक्लियर चेंज इन्वॉल्व करके डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होगा। तुमने लिए, हमने दिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा भाई, ठीक है। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है जीएम काउंटर, ठीक है। जिगर मूलर काउंटर आपसे पूछ सकता है, तो ये हमने पूरा पढ़ाया हुआ है फिजिक्स वालों को भाई, ठीक है। तो वो इसके बाद हम यहाँ से वीडियो जोड़ दे रहे हैं, पूरी वीडियो को देख डालना, ठीक है। वो भी आपके लिए लॉन्ग में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा रेडियो एक्टिविटी का 1 शॉट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो को, और फिलहाल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि भैया ये सारे का सारा कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है। जो लोग एप्लीकेशन में देख रहे हो या फिर एक जगह पे चाहते हो चीजों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। 10, 12, 15 दिन के अंदर सारे 1 शॉट धमाधम आराम से अंधाधुंध तरीके से लेके आ रहे हैं। देसी आदमी को लोग कहीं दमादम क्या, अबे उत्तर प्रदेश यूपी वाले लोग हैं भैया, ठीक है। तो लगातार आपके लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं। और पहली बार इसकी पीडीएफ आपको साथ में टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, BD Academy BSc पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लगभग 80,000 फॉलोअर्स के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, ठीक है। फिलहाल अभी आपको आगे पूरा जीएम काउंटर देखना है। चलिए सर जी, थैंक यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं जीएम काउंटर। मेरे भाई ये लॉन्ग का टॉपिक है, अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, तो भाई थोड़ी सी हमने इस पर रिसर्च कर ली, सरल करने की कोशिश कर ली और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। समझो भैया, नाम क्या है इसका? जीएम काउंटर। काउंटर मतलब क्या होता है यार? सर जी काउंटर मतलब तो होता है, हमने पिक्चरों में सुना, निकाली बंदूक, काउंटर नहीं सर जी। काउंटर मतलब काउंट करने वाला, गणना करने वाला, गणित भैया। तो इसके जरिए क्या गणना करोगे तुम? तो इसके जरिए हम लोग रेडिएशंस की गणना करेंगे भाई। तो हमने क्या लिख दिया? जिगर मूलर काउंटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है भाई, ठीक। ये लोग तो साइंटिस्ट होंगे, नाम है इनका क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं को डिटेक्ट करेगा। उन्हें क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, उनकी कैसे हैं, कितनी गिनती है, क्या है, किस प्रकार के हैं। यह हाईली सेंसिटिव एंड इफिशिएंट गैस काउंटर होता है। यानी इसके अंदर क्या भरी होगी? ट्यूब के अंदर गैस भरी होगी भाई, ठीक। होगा क्या एक्चुअल में? ये जो काउंटर है इसके अंदर हम लोग एक ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब के अंदर गैस वगैरह भर देंगे, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें भर देंगे, साथ में मीटर लगा देंगे भैया। ट्यूब और मीटर को मिला के कह देंगे काउंटर। देखना कैसे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? यह प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट या सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर आधारित होता है भैया। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयनों में टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है भाई, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल गैस से पास होता है, उसे आप पार्टिकल्स कह लो, रेडिएशंस अंदर जाएंगी। जब जो अंदर गैस भरी हुई है उससे पास होगा तो क्या होगा? तब यह आयोनाइजेशन का कारण होगा। तो जो अंदर गैस भरी है उसका आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, नॉर्मली गैसों का आयनीकरण नहीं होता है, आयोनाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होगा? जब क्या लिखा है? तब यह आयोनाइजेशन का कारण बनता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन जब आगे आयोनाइजेशन करता है तब इसे सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहते हैं। यानी पहले आयोनाइजेशन हुआ, फिर वो आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन तो और आयोनाइजेशन होगा उसके जरिए, जिसे सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहेंगे। जिससे क्या होगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयनों में टूटना, अरे प्लस माइनस में टूटना भैया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, और आयन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस हो जाएंगे जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेंगे। क्या मतलब? एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा भैया। कैथोड मतलब माइनस, एनोड माने प्लस। तो माइनस वाले प्लस की तरफ जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ जाएंगे। इस तरीके का हमने एक चित्र बना दिया जो आपके सामने दिख रहा है। यही जीएम काउंटर है भाई, ठीक। समझना जरा, ये क्या है?
ये भैया रेडिएशन हैं जिनकी हमें गणना करनी है सर जी। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्यूब आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी जो कि जीएम ट्यूब है भैया। इसके अंदर क्या भरी होएगी, इसके अंदर गैस भरी होएगी। यहां पे क्या होएगी, कोटिंग होएगी, मेटल की कोटिंग होएगी, और जो मेटल की जो कोटिंग है जो कैथोड का काम करेगी। ठीक है, ये जो एक अंदर वायर है टंगस्टन का, ये एनोड का काम करेगा भाई। ठीक है, यानी एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस। एक यहां पे सर जी आर प्रतिरोध का लगा दिया। अब यहां से जो पल्स जनरेट होएगी, जो करंट जनरेट होएगी, जब आप रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो वोल्टेज कैसे बनाओगे भाई? तो इस जो करंट पल्स होगी उसी के रिस्पेक्ट में यहां से क्या पता चलेगा, वोल्टेज। वोल्टेज भैया कहां जाएगा, यहां जाएगा। ये क्या लगा रखा है, यहाँ एक एम्पलीफायर टाइप लगा रखा होगा, एम्पलीफाई होगा, और यहां पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। रेट मीटर जो लगा हुआ इसके अंदर रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी कि भैया यहां पे रेडिएशन जो है वो आ रही हैं, उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन। इसमें एक हॉलो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपको दिखी रही है, एक ट्यूब होती है जिसके इनर साइड में मेटल की कोटिंग होती है। ठीक, क्या देखो भैया यहां पर होगी मेटल की कोटिंग भाई। ठीक, जब कोटिंग होगी तो जो काहे का काम करेगी, जो कि कैथोड का काम करती है, तथा सिलेंडर की एक्सिस के अलावा एक टंगस्टन का वायर, ये भैया एक तार गया हुआ है, जो काहे का काम करेगा, एनोड का काम करता है। देखो क्या गया, एक टंगस्टन वायर जो कि एनोड का काम करता है। नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस्ड इन काउंटर को एम्पलीफाई करने के लिए एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इन पल्सेस को काउंटर की हेल्प से काउंट कर लेते हैं। जीएम ट्यूब में से कुछ इनर्ट गैसेस को भर देते हैं, साथ में क्या भर देते हैं, एथिल अल्कोहल भर देते हैं। क्यों भरते हैं ये भी सुन लो। होता क्या है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे क्वेंचिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेंचिंग क्या होगा भाई, असलियत में होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति होती है बहुत तेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया हल्के होते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव आयन होंगे उनकी स्पीड होगी ज्यादा, तो वो धीमे धीमे चलेंगे, ठुमुक ठुमुक के चलेंगे भैया। तो इससे क्या होगा, जो जीएम काउंटर होगा उसे चलने में दिक्कत आएगी। इस वजह से इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल भर दिया, या फिर क्या हेलोजन वगैरह जो है उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सारे जीएम काउंटर में। तो एथिल अल्कोहल वगैरह भर देते हैं, रेशियो के साथ में 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर पर भर देते हैं। एनोड को एक हाई रेजिस्टेंस के द्वारा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं भैया। बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये देखो हाई रेजिस्टेंस यहां लगा रखा, और बैटरी से हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। वर्किंग कैसे काम करेगा लो ये भी देख लो। जब कोई सिंगल इंसिडेंट रेडिएशन आया, जीएम ट्यूब में अंदर गया, ठीक, गैस क्या करेगी, प्राइमरी आयोनाइजेशन कराएगी, यानी आयन प्रोड्यूस होंगे, कुछ आयन प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, एनोड की तरफ जाने लगेंगे, यानी माइनस वाले प्लस की तरफ जाने लगेंगे। और जो मैसिव पॉजिटिव आयन है वो स्लोली मूव करेंगे। यही तो कह रहे भाई क्या होता है, स्लोली धीमे धीमे चलते हैं, जिससे भैया जो भी दिक्कत प्रोड्यूस होगी उसी के लिए क्वेंचिंग करी जाएगी भाई, सीधी सी बात है। यदि अप्लाइड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन के कारण आयन मल्टीप्लाइड, यानी और बहुत सारे आयन प्रोड्यूस होने लगते हैं। पॉजिटिव आयंस के वेरी स्लो मूव करने के कारण आयोनाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, यानी बहुत धीरे धीरे भैया जब वो मूव कर रहे हैं तो बाकी फिर कैसे होगा, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इस टाइम को डेड टाइम कह देते हैं भाई। ठीक है, कि भैया इस समय मतलब जीएम काउंटर मोटा मोटा का चलना बंद हो गया, डेड टाइम कह देते हैं। फिर क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर रखी है, तो यह कम समय के लिए होता है। और रिकवरी टाइम में जीएम ट्यूब में आयोनाइजेशन प्रोसीड कर जाता है, यानी थोड़े टाइम के बाद रिकवर होगा ये, और ये बहुत जल्दी होगा, तो कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, प्रोसीड कर जाता है। अतः डेड टाइम और रिकवरी टाइम के सम को रेजोल्यूशन टाइम कह देते हैं भाई। ठीक है, हम चाहते तो ये लाइन गायब कर देते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिटेल में शॉर्ट में पूछ लिया रेजोल्यूशन टाइम क्या है, रिकवरी टाइम क्या है, क्वेंचिंग क्या है, तो फंस थोड़ी जाओगे भाई। तो रेजोल्यूशन टाइम कहते थे, बस काम हो गया। अतः जीएम ट्यूब में रेडिएशन की एंट्री से पल्सेस ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, यानी जैसे जैसे रेडिएशन एंटर करेगी क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, पल्स ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस तुमने आर लगा रखा, अरे बी बराबर आई आर, ओम का नियम नहीं सुना भैया, तो जब तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आर है, तो फिर आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि तुमने एक कैपेसिटर सी लगा रखा है, देखो यहां पे ये कैपेसिटर सी लगा रखा है, ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। ये देखो, तो ये क्या करेगा भैया, एम्पलीफाई, जो कैपेसिटर सी के द्वारा एम्पलीफाई हो जाती है और रेट एमीटर में फाइनली रिकॉर्ड हो जाती है। आगे रेट एमीटर, जो रेट रिकॉर्डर है उसे लगा रखा है हमने, वहां से क्या होगा, रेट मीटर से रिकॉर्ड हो जाती है। जीएम ट्यूब का रेट मीटर के साथ कॉम्बिनेशन ही जीएम काउंटर कहलाता है, यानी जो पूरी हमारे पास ट्यूब बनी हुई है और हमारे पास जो रेट मीटर लगा हुआ है, रेट को रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों को मिला के हम लोग जीएम काउंटर कह देते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए क्वेंचिंग क्या कहलाता है भाई, तो जाहिर सी बात है कि भैया जो धीरे धीरे चल रहा है, ड्रामा हो रहा है, अगर नया हमें रिकॉर्डर नया रेडिएशन को लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को खत्म करना पड़ेगा। क्वेंचिंग का मोटा मोटा मतलब होता है बुझाना,
शमन सुना, अग्नि शमन केंद्र, तो बुझाना होता है भैया क्वेंचिंग का मतलब। तो एक सीरीज ऑफ पार्टिकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी है कि जो नए पार्टिकल आएंगे उससे पहले सिंगल पल्स ड्यू टू एंट्री ऑफ अ सिंगल आयोनाइजेशन पार्टिकल को क्वेंच कर दिया जाए, यानी नए पार्टिकल्स आने से पहले पुराने वाले का पूरा किस्सा खत्म हो जाए, जिसे क्वेंच मतलब बुझा दिया जाए, इसी को हम लोग क्वेंचिंग कह देते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग रेट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ आता है, इधर काउंटिंग रेट चल रहा है, इधर वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाएगा, यहां लिखा हुआ नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड। इतना वोल्टेज तो कम से कम अप्लाई करना ही पड़ेगा सर जी, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनल रीजन है, यानी इसके साथ में ये बढ़ेगा, इस पे अप्लाई मतलब इस पे डिपेंड करेगा, और एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा इस तरीके से, इसे हम लोग जिगर रीजन कह देंगे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात कर लें, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो वेरी सेंसिटिव होता है, डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स को, अल्फा बीटा इन सब पार्टिकल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से। डिटेक्ट एंड मेजर द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है। ड्यू टू कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है, छोटा होता है, कॉस्मिक रेस वगैरह की आराम से स्टडी हम लोग इससे कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, और भैया लो काउंटिंग रेट है, धीरे धीरे काउंट कर पाएगा। उसके अलावा अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह है, कोई मतलब ही नहीं भैया, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो फिर आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, सारी चीजें जब होंगी नहीं, तो ये भैया न्यूट्रॉन्स वगैरह को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जब हमने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज जिन बच्चों ने देखी होगी उसमें साफ साफ पूछा था कि भैया जीएम काउंटर किसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता है भाई, ठीक है। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हो ध्यान से समझो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम यहाँ पर भी पब्लिक कर देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, पेपर ऑब्जेक्टिव भी है, तब भी इन वीडियोस को आप देखो, आपके काम में आएंगी। हम बिल्कुल टाइम नहीं लेते, नहीं बहुत ज्यादा टाइम इस्तेमाल कर लिया नहीं, और ऐसा भी नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो है हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, क्या प्लेलिस्ट डालेंगे, ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट पूरी, जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, MJPRE वगैरह वाले, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हम और वीडियोस लेके आ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की जो डिस्क्रिप्टिव की प्लेलिस्ट है वो भी डाल देंगे सर जी, ठीक है। ये जो बना रहे हैं यहाँ तो हम पहली ही वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सारा इंपॉर्टेंट भैया, जितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ये तो अभी फर्स्ट पेपर, अभी सेकंड पेपर पे भी काम करना और अच्छे से काम करना, और बहुत दिनों बाद नहीं करना है, अभी करना है सर जी, ठीक है। लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चे परेशान ना हो, आज पहली वीडियो केमिस्ट्री की भी आपको देने वाले हैं, बस मन लगा के पढ़ते रहो। चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो भैया ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए